ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 64 164वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस कोर्स में इस पुस्तक को आधार बना करके शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत का लेखन और संभाषण सिखाया गया है। कोई भी पाठक 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुष अपने घर पर ही गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। और मित्रों, आप सभी से हम मध्य मध्य में निवेदन करते रहते हैं कि ये एक निःशुल्क अभियान चलाया जा रहा है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, जिससे व्यापक क्षेत्र में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि शुल्क देकर के संस्कृत सीखने वाले नाम मात्र के हमारे पाठक होते हैं, परंतु जब हम निशुल्क सिखाते हैं तो लोग अधिक संख्या में सीखने के लिए लालायित हो जाते हैं, इच्छुक हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती जाती है तो वो संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से सीखते चले जाते हैं। और यदि पूर्व में ही फीस रख दी जाए, शुल्क रख दिया जाए, तो 100 में से 99 माने 99 लोग तो फीस सुन करके ही दूर चले जाते हैं, संस्कृत के मार्ग के समीप में आते ही नहीं है। और जो बचे कुचे 1% लोग होते हैं उनमें से भी धीरे धीरे चले जाते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि 100% लोग संस्कृत भाषा से जुड़े, और उस जोड़ने का तरीका यही है कि आप निःशुल्क पढ़िए, आपको कुछ भी नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, कोई शुल्क नहीं देना, आप पढ़ना आरंभ कीजिएगा। तो इसका जो परिणाम है वो 100% आ रहा है। ठीक, परंतु मित्रों ध्यान रखना होगा कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें व्यय नहीं होता, धन नहीं लगता, ऐसा नहीं है। इसमें धन व्यय होता है, इस व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे खर्च होते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे आप सभी पाठक ही हमें दक्षिणा के रूप में देते हैं, फीस के रूप में नहीं देते, आप दक्षिणा के रूप में देते हैं। दक्षिणा का अर्थ हुआ आपका जितना सामर्थ्य है
ईश्वर ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार आप हमें दक्षिणा रूपी भेंट देते हैं। उस दक्षिणा रूपी भेंट से हम इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। तो आप सभी पढ़िए, निशुल्क पढ़िए, खूब पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कीजिएगा पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को। परंतु यह अभियान निरंतर चलता रहे, लंबे काल तक चलता रहे, करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीख जाएं, ऐसी व्यवस्था भी आप सभी मिलकर के करते रहें। और ऐसी व्यवस्था करने का एक ही उपाय है कि आप प्रति माह इस अभियान के सदस्य बनकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग प्रदान करते रहिएगा, जिससे हम लगातार लंबे समय तक कार्य करते रहें आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी अपना सहयोग निरंतर हमें देते रहें। मासिक सदस्य आप बन जाइएगा, मासिक सहयोग करते रहिएगा। सदस्य का मतलब यही है। ठीक है, ये बैंक डिटेल दी गई है, यहाँ पर इस अकाउंट से सभी गतिविधियां संचालित होती हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया हुआ है 9582104261। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको बैंक का डिटेल दे दी है, वहां से भी आप देख लीजिएगा। और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए आपको ये QR कोड उपलब्ध करा देते हैं। आप यहाँ पर स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेजते रहें प्रति माह। यदि आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये आपकी श्रद्धा का विषय है कि आप इस विद्या को कितना महत्व देते हैं। परंतु हम तो सबको एकदम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, सभी लोग पढ़े। जो दे सकते हैं वो दें, उनके सहयोग से और भी लाखों लोग पढ़ सकेंगे, उसका पुण्य आप सभी को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, सहयोग अवश्य करते रहिएगा। हम अपने लिए सहयोग नहीं ले रहे हैं, इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग ले रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको तत्पुरुष समास कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद बता दिए थे। मुख्य रूप से दो भेद थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण समास मैंने आपको जो 6 प्रकार का था, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, वो सारा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपनी कॉपी को खोलिएगा, पेन को हाथ में लीजिएगा। ठीक है, आज हम इसका तत्पुरुष का जो दूसरा भेद है उसको पढ़ेंगे। दूसरा भेद है इसका समानाधिकरण तत्पुरुष। ये मैंने बता दिया था, लिखा दिया था। आज इसको देखेंगे और इसके अलावा और भी तत्पुरुष के कुछ भेद है, उनको भी पढ़ा देंगे। आप तत्पुरुष आपका पूर्ण करा देंगे। ठीक है, चलिएगा, कॉपी खोलिएगा जल्दी से, आइए। समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा इसकी, पहले का लिखिएगा, का कोष्ठक में कर्मधारय तत्पुरुषाः। इस समानाधिकरण तत्पुरुष के भी भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष है तो उसके भी भेद हैं। उसका पहला भेद है कर्मधारय तत्पुरुषः। इसकी परिभाषा लिखिए, विशेषण और विशेष्य जब एक ही वस्तु को कहते हो, कामा तो उनका परस्पर समास कर्मधारय तत्पुरुष समास कहा जाता है। विराम।
इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। विराम, जैसे लिख लिया? हाँ बोल दीजिएगा, लिख लिया? चलिएगा, अब इसको समझ लीजिएगा। पहले विशेषण और विशेष्य, ये आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिया है। कुछ शब्द विशेषणवाची होते हैं, कुछ विशेष्य। जिन शब्दों के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए, तो जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वो विशेषण होते हैं, जिनकी बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। तो यहां पर कर्मधारय तत्पुरुष की परिभाषा हम लिखा रहे हैं आपको कि जब विशेषण और विशेष्य दोनों शब्द मिलकर के किसी एक ही वस्तु को कहते हों, तब क्या होता है, उन विशेषण और विशेष्यवाची जो शब्द हैं उनका समास होता है, और वह समास कर्मधारय तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, और इसकी पहचान ये और है कि इसका जो इसका विग्रह होता है, उन विग्रह में जो समास विशेषण और विशेष्य का करेंगे तो उसमें समान विभक्ति और समान वचन होता है। कल की जो कक्षा थी उसमें तो हमने भिन्न भिन्न विभक्तियों का समास दिखाया था। इसमें जिन जिन दो शब्दों का समास होगा उनमें समान विभक्ति होगी, ये ध्यान रखेंगे, और समान ही वचन होगा, समान ही लिंग होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपको उदाहरण, इसमें च का 2 बार प्रयोग होता है। ये आप धीरे धीरे सीखेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा। नीलम च तत कमलम च। अब देखिएगा ये विग्रह है इसका। नीलम च तत्, ये तत् दिखाया जाता है इसको बताने के लिए। तत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। यदि ये पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग का रूप आएगा, स्त्रीलिंग होता है स्त्रीलिंग का रूप आएगा ना, और नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग का आया है यहाँ पर। ठीक है, तो तत् शब्द का यहाँ पर बीच में हमको रूप दिखाना होता है विग्रह में। ठीक है, तो नीलम च आता है यहाँ पर, फिर तत् आता है, तो फिर कमलम च ऐसे आता है। अब देखिएगा ये नपुंसकलिंग है, ये भी नपुंसकलिंग, एक वचन है एक वचन, ये प्रथमा विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, सभी दोनों में समान है। और कमल है, कमल एक पदार्थ है, और कमल वो कैसा है, नीला है। यहाँ पर नील और कमल दोनों एक ही उस कमल को कह रहे हैं, कमल को कह रहे हैं। तो अब समास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नील कमलम। नील कमलम माने नीला कमल। नीलम च तत उत्पलम च नीलोत्पलम। उत्पल का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर का टुकड़ा होता है उसको उत्पल बोलते हैं। तो यहां पर भी नीला पत्थर, दोनों पद एक ही को कह रहे हैं, समान विभक्ति है, समान वचन है, समान लिंग है। कृष्णश्चासौ सर्पश्च, कृष्ण सर्पा, यहाँ पर ये अदस का रूप भी प्रयोग होता है, और यहाँ पर आप तत् का भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, कृष्णः च सः सर्पश्च। ये असौ है वास्तव में, च असौ, असौ और सा का समान अर्थ है वास्तव में, परंतु एक वैयाकरणों के पठन पाठन में इसी प्रकार से विग्रह दिखाया जाता है, प्राय करके असौ का प्रयोग दिखाया जाता है, चासौ। ठीक है, तो कृष्णम कृष्णः चासौ सर्पश्च, कृष्ण सर्पा काला सांप। तो काला सांप दोनों शब्द एक ही को कह रहे हैं। पुण्यम च तत् तीर्थम च पुण्य तीर्थम। तीर्थ, और वो कैसा है, पुण्य रूपी तीर्थ है, पुण्य उसका विशेषण है तीर्थ का। ठीक है,
चलिएगा, ये हो गया। तो इस प्रकार से बहुत समास का प्रयोग होता है समानाधिकरण कर्मधारय का, ठीक है, इसको कर्मधारय तत्पुरुष बोलते हैं। अब ख लिखिएगा। ख, इसका एक ख भेद है। कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है विराम। ये द्विगु, द्विगु ऐसा है, ठीक है, नाम है एक समास का, ये द्विगु। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहा जाता है। प्रायः यह समूह अर्थ का बोधक होता है विराम। लिख लिया? कमेंट करके बता दीजिए गुरुजी लिख लिया। ठीक है, चलिए, ये क्या कहते हैं, कर्मधारय है जो तत्पुरुष कर्मधार तत्व, उसी का एक भेद, है ना, उसी का एक भेद है जिसका नाम है द्विगु समास, ठीक है। ये भी क्या है, ये केवल इसमें ये अंतर होता है कि इसमें भी प्रथमा समान विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति, परंतु जो पहला वाला शब्द होगा, तो पहला वाला शब्द होगा वो संख्यावाची होगा, नंबरवाची होगा। एक को, दो को, तीन को, चार को कहने वाला होगा, संख्यावाची होगा, बाकी समान होगा इसमें, ठीक है। तो वो द्विगु समास कहा जाता है। और ये क्या है, ये समूह को बताता है, माने कई पदार्थों के समूह का बोध कराता है। जैसे मानिएगा ये अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी है ये, तो अष्टाध्यायी में क्या है, आठ अध्याय, 8 अध्यायों का समूह है, 8 का। चलिएगा दूसरे उदाहरण दिखाता हूं आपको, आइए। ये देखिएगा, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकम, ठीक है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकम। अब देखिएगा ये क्या है, संख्यावाची है, या प्रथमा विभक्ति वास्तव में नहीं होती, यहाँ कोई विभक्ति हो सकती है पर समान विभक्ति होगी, षष्ठी है यहाँ पर। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, त्रयाश्च ते लोकाश्च त्रिलोकम, मारे लोक और वो कैसे 3 लोक, तो समूह, त्रिलोकम का अर्थ है 3 लोकों का समूह, समूह का बोध हो रहा है। ऐसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, 3 भुवनों का वही अर्थ है 3 लोक। चतुर्णाम युगानाम समाहारा चतुर्युगम, 4 युगों का जो समूह, 4 युग, चतुर्युग बोलते हैं जिसको, तो 4 युग को चतुर्युग बोलते हैं, चतुर्युगम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, ध्यान दीजिएगा, पंचानाम पात्राणाम, 5 पात्रों का समूह, समाहार का अर्थ है मैं समूह, तब पंचपात्र। प्राय करके ये नपुंसक लिंग होता है, ये ध्यान रखें।
जब समास होने के बाद में जो शब्द होंगे वो नपुंसकलिंग बन जाते हैं। देखिए नपुंसकलिंग बन गए हैं सभी, ये भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा रह जाए ध्यान तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे सेकंड कोर्स में। तो इस प्रकार से ये होता है आपका कर्मधारय का ही एक भेद है, द्विगु तत्पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अब आ जाइएगा, एक तत्पुरुष का तीसरा भेद है इसी का, ये समानाधिकरण तत्पुरुष का ही एक तीसरा भेद है। ये बहुत प्रसिद्ध समास है, इसको बोलते हैं नई तत्पुरुष। लिखिएगा इसको, ये ग लिख लीजिएगा, यहां का खा गा ऐसा लिख दीजिए। नई तत्पुरुषाः, ये नई हलंत है, नई तत्पुरुषाः। यह समास निषेध अर्थ का बोध कराता है। विराम। इसमें पूर्व पद नहीं होता है। विराम। यदि उत्तर पद का प्रथम अक्षर व्यंजन हो तो नई, इन्वर्टेड कोमा लगा लीजिए, नई का अशेष रहता है। तथा उत्तर पद का प्रथम अक्षर स्वर हो तो नई, ये कोष्ठक में नई को अन हो जाता है। विराम। जैसे चलिएगा, अब इसको समझ लीजिएगा। नई तत्पुरुष, ये समास कैसा होता है? निषेध अर्थ का बोध कराता है, माने ये चीज नहीं है, माने निषेध में नहीं का बोध कराता है। किसी भी वस्तु या कोई भी है उसके अभाव का बोध कराता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद होता है, जो दो शब्द होंगे इसमें समास में, कम से कम दो। तो जो पहला वाला शब्द होगा वो क्या होगा? नहीं होगा। ये अव्यय है, एक नहीं होगा। और इस नहीं का क्या रूल है? यदि बाद वाला जो उत्तर पद, दूसरा जो शब्द है, तो दूसरा शब्द है उसका यदि पहला अक्षर कोई व्यंजन है, दूसरा जो शब्द है उत्तर पद इसको बोलते हैं, उसका पहला अक्षर कोई व्यंजन है, तो क्या होगा? नहीं का या और ना हटा देंगे, केवल आ बचेगा, आ बचेगा। और बाद वाले शब्द का उत्तर पद का कोई प्रथम अक्षर स्वर हो, स्वर माने आ ई कुछ हो, तो इस नहीं को क्या कर लेते हैं? अन कर लेते हैं, अन। बस इतना ही ध्यान रखना है, अन कर लेते हैं। उदाहरणों में आपको एकदम अभी स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा।
न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। ये ध्यान रखेंगे, विसर्ग नहीं लगा लेना। आपको सोचिए प्रथमा व्यक्ति, ये अव्यय ऐसा ही रहता है। क्या है ये, ना ऐसा ही रहेगा, विसर्ग मन लगा दीजिएगा इसके पीछे, कन्ना ब्राह्मण। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा इसका पूरा। ना ब्राह्मण अब्राह्मण। अब देखिए नहीं का ये ना था, तो इया को हटा करके उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये उत्तर पद है, इसका ये पहला अक्षर व्यंजन है, इसलिए ना का ना हट गया और यहाँ हट गया। क्या बच्चा, अब्राह्मण। अब ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ, ब्राह्मण नहीं है, निषेध का बोध करा रहा है। माने अब्राह्मण एषः मनुष्य, अर्थात ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण के निषेध का बोध करा रहा है, अर्थात ब्राह्मण नहीं है, कोई दूसरा है ये। न स्वस्थ अस्वस्थ, यहां पर भी वही है, ये स्वस्थ नहीं है अर्थात बीमार है। न न्याय अन्याय, न्याय नहीं है, ये अन्याय है। सब जगह देखते जाइएगा, न के न का लोप होता जा रहा, आ बच रहा है। न प्रिय अप्रिय, जो प्रिय नहीं है। और देखिएगा, न रोग अरोग, अर्थात रोग का न होना, स्वस्थ होना। अब ऐसा देखिएगा, न सुंदर असुंदर, जो सुंदर नहीं है वह सुंदर हो गया, कुरूप, सुंदर का निषेध हो गया। ये तो उत्तर पद व्यंजन वाले हैं, व्यंजन आदि वाले। अब उत्तर पद का बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है, तो वहां पर क्या होगा देखिए, तो बताया था, ये देखिए, न उपस्थितः अनुपस्थितः, निषेध अर्थ तो यहां पर रहेगा, पर यहां पर क्या है, ये उत्तर पद के पहला अक्षर क्या है, ऊ स्वर है, वोवेल है, इसलिए इस न को क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ऐसा अन हो जाएगा, अन और इसमें जुड़ जाएगा तो अनुपस्थितः, माने उपस्थित नहीं है। न उचितः अनुचितः बन गया। ये शब्द सभी प्रयोग में आते हैं हिंदी में भी। न आगतः अनागतः, जो नहीं आया हुआ है। न उदारः अनुदारः, जो उदार नहीं है, दुष्ट है। न ईश्वरवादी अनीश्वरवादी, जो ईश्वरवादी नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक। तो देखिए यहां पर नहीं, ये सभी स्वर हैं, इसलिए क्या हो गया, इस न को अन अन होता चला गया। बस इतना ही ध्यान कर लीजिएगा, काफी है इतना, ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा ये हो गया नहीं तत्पुरुष समास। ठीक है, एक तत्पुरुष का एक और भेद है, उसको भी कर लेते कंप्लीट। ठीक है, आइएगा, ये चौथा, इसको हम चौथा भेद मान लिया, कर्मधारय है जैसा ही होता है एक तरह से। ये घा लिख लीजिएगा यहां पर। ठीक है, वैसे ये कर्मधारय नहीं है, ये तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, इसको मत लिखिए, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष समास है ये। कर्मधारय तो थोड़ा तत्पुरुष का एक अवयव था, ये तत्पुरुष का ही भेद है। इसको प्रादि तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रादि तत्पुरुष, लिखिएगा। देखिएगा, देखिए प्रादि, कोष्ठक में लिख लीजिए प्रा परा सु आदि। क्या ध्यान करना है आपको, जो मैंने 22 उपसर्ग आपको बताए थे, 22 उपसर्ग, प्रा परा अप सु आदि,
वो क्या कहे गए यहाँ पर, प्रादि कहे गए हैं। प्रादि का प्रा, परा, सु आदि 22 उपसर्ग। ठीक है, तो प्रादि के साथ हुआ समास प्रादि तत्पुरुष कहा जाता है। विराम जैसे चलिएगा, अब देखिएगा ये जो प्रादि आदि उपसर्ग हैं 22, इनके ये क्या है, वास्तव में अव्यय है। इनके साथ यदि किसी शब्द का समास हो रहा है, ये पहले होते हैं, इनका पूर्व पद में प्रयोग होता है दूसरे शब्द के साथ में। ठीक है, तो इनके साथ हुआ जो समास होता है उसको बोलते हैं प्रादि तत्पुरुष समास। प्रायः ये बात 90% लागू होती है, ध्यान देंगे। हर जगह ऐसा मत कर लीजिएगा कि जहां पर प्रादि लगे वहां पर आपको तत्पुरुष ही दिखे, ऐसा नहीं, और भी समास होता है। पर 90%, 90%, 90% प्रादियों के साथ में जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लीजिएगा। देखिएगा, शोभना पुरुषाः सुपुरुषाः, यहां पर क्या होता है, विग्रह करेंगे तो विग्रह में जो सुप्रा ये आदि उपसर्ग हैं उनको नहीं रखते। जो उनका अर्थ होता है, जो उपसर्ग हैं वो जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो उस अर्थ को कहने वाला कोई दूसरा शब्द हम विग्रह में रखते हैं, और समास करते हैं तो वो उपसर्ग आ जाता है। ठीक है, जैसे सुपसर्ग है, ये सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा, तो अब विग्रह करेंगे इसका, तो अच्छा शब्द को कहने का वाला कोई शब्द है, शोभना रखा है यहाँ पे, शोभना पुरुषः, शोभना पुरुष अच्छा पुरुष। जब समास करेंगे तो ये हट जाएगा और इसके स्थान में ये सु आ जाएगा, सुपुरुषः। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। दुष्टाः जनाः दुर्जनः, यहां पर दुर के दुर माने दुष्ट, दुष्ट जन माने दुर्जनः। सुष्ठु उक्ति सूक्ति ही, ठीक है, माने अच्छी उक्ति वो क्या बोलते हैं, सूक्ति ही। तो यहां पर सुष्ठु के अर्थ में सु का प्रयोग हो रहा है, सु का जो सुष्ठु शब्द लगा दिया। अच्छा, सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, अच्छा कहा गया। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, प्रगत माने प्रोन्नति को प्राप्त हुआ जो आचार्य उसको ही बोलते हैं प्राचार्य, प्रधानाचार्य। तो इसमें देखिए सब जगह प्रादि है, प्रा सु सु दुर सु। इस प्रकार से आपको बहुत सारे समस्त पद मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समास होंगे उनको क्या बोलते हैं, बोलो प्रादि तत्पुरुषः। ठीक है, तो अभी इस बेसिक सामान्य संस्कृत को सिखाने वाले कोर्स में इतना तत्पुरुष पर्याप्त है। इसमें भी आपको 30% समझ में आ गया, 20% समझ में आ गया, या 40% समझ में आ गया, 40% आ गया तो भी पर्याप्त है। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, हम बार बार आपको इसीलिए बोलते हैं कि आप कहेंगे क्या हो रहा है, ये शुरू में समास के प्रकरण में होता ही ऐसे है, समझ में नहीं आता, यहां से ऊपर ऊपर से जाता है, परंतु लगातार निरंतर इसको पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रकार से आ जाता है। हमको भी आ गया, हम भी आप जैसे ही थे पहले एक दिन, ये बात हमारे साथ घटित हुई, इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आपको डरना नहीं है जी।
समास ऐसे ही आता है, धीरे धीरे आता है, बार बार पढ़ने से आता है, बार बार इसको व्याकरण में बार बार पढ़ेंगे तब आएगा ये। ठीक है, बाकी आपका इस कोर्स में समास का संस्कार बन जाना चाहिए बस। ठीक है, चलिएगा, तो अब ये हमारा तत्पुरुष पूरा संपूर्ण हो गया है। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, 2 समास और बचे हुए हैं हमारे, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ठीक है, तो 2 या 3 कक्षाओं में हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, बार बार आपको सूचना दे रहे हैं। ठीक है, परीक्षा जैसे ये पाठ समाप्त होंगे समास का प्रकरण, फिर आपको 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, और पहले से तैयारी भी करते आ रहे हैं कि 7 से 10 दिन के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, आप परीक्षा दीजिएगा। ठीक है, आगे भविष्य में भी पढ़ने वाले पाठक सभी इसी प्रकार से गैप देकर के परीक्षा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, और इस अभियान को चलाने के लिए अपनी दक्षिणा अवश्य भेजते रहिएगा, जिससे आगे आने वाले भविष्य में आपके बालक बालिकाएं, आपके आसपास के लोग संस्कृत भाषा को निःशुल्क सीखते रहें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। हम भी कहीं जाकर के अच्छी जॉब कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, पैसे कमा सकते थे, परंतु हमने पैसे कमाना छोड़ करके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, समाज इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए, यही हमारी इच्छा है, मनोकामना है, और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप सभी का सहयोग परम आवश्यक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।